स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्री टेस्ट 16 यूनिट 6 का फुल लेंथ टेस्ट जो संडे को आयोजित कराया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने ये टेस्ट लगा लिया होगा और अब इसका डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 को पूर्णतः सड़ा एवं मूल रूप से बुरा किसने कहा है? पूर्णतः सड़ा एवं मूल रूप से बुरा किसने कहा? ये किसी का कथन है, ये किसने कहा था? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं महात्मा गांधी। इनमें से किसने यह कथन कहा था? तो हमारा सही ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसको पूर्णतः सड़ा एवं मूल रूप से बुरा कहा था। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? तो पहला है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत में अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया। ये तो बनाया गया था, पहला तो बिल्कुल सही है कि इसको बनाया गया था। दूसरा है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है कि कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तीसरा दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। नहीं, ये 5 वर्ष नहीं किया गया था, इसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष किया गया था। 4 वर्ष इसका कार्यकाल कर दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और चौथा माना दिया गया कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये लाइन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो सी नंबर सही ऑप्शन होता है। तो अब तीसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जान लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि इस टाइम पे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ उस टाइम के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ये गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और इस एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास जो उस टाइम के अंग्रेजी क्षेत्र थे उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर था, उसे तीनों जो क्षेत्र थे उनका गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं और जो टेस्ट पेपर आपने हार्ड कॉपी ली होगी उसी में पेन से लिखते जाएं प्रश्न के बगल में। और तीसरे नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट द्वारा लगाया गया था? किस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था? उस टाइम पर उपहार लेना मतलब भ्रष्टाचार करना ही एक तरह से होता था, इसलिए कंपनी के कर्मचारियों पर उसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये पूछा गया कि किस एक्ट के तहत लगाया गया था। पहला हमारा दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और दूसरा दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तीसरा दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और 1813 का चार्टर एक्ट। इनमें से किस एक्ट के तहत कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ए नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही होता है। उसके तहत कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे संबंधित अन्य चीज़ जान लेते हैं कि 1884 का एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, वो ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का प्रथम प्रस्तावित दस्तावेज था, है ना। तो इसमें कंपनी में वैध शासन लागू हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी में वैध शासन का मतलब ये है कि कंपनी के कार्य अलग अलग कर दिए गए। जो व्यापारिक कार्य है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी को व्यापारिक कार्य दे दिए गए, जबकि बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो वहाँ के मंत्री परिषद की एक समिति थी उसको राजनीतिक कार्य सौंप दिए गए। तो ये हमारा होता है तीसरा प्रश्न। हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमसे पूछता है किस चार्टर एक्ट को कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट कहा गया? कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट किसे कहा गया था? तो पहला हमारा ऑप्शन है कि 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1833 का चार्टर एक्ट, तीसरा हमारा दिया गया है 1793 का चार्टर एक्ट और चौथा दिया गया है 1853 का चार्टर एक्ट।
तो किस चार्टर एक्ट को कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट कहा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन है 1793 के चार्टर एक्ट को कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट कहा गया था। इसके बारे में अन्य तथ्य जान लेते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला ये है कि नियंत्रक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत, नियंत्रक मंडल मतलब BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। जो भारत से उन्हें राजस्व प्राप्त होता था, उनसे अब वेतन ये लोग देने लगे थे। तो पहला ये होता है भारतीय क्षेत्रों में लिखित दस्तावेजों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब अब लिखा लिखाया एक दस्तावेज होगा जिसके हिसाब से प्रशासन चलेगा, ऐसा उन्होंने व्यवस्था की थी। तो इस 1793 के बारे में होता है, 1793 का एक्ट के बारे में होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। यह कथन दिया गया है, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसके फल भीषण होंगे। यह कथन किसका है? हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके फल भीषण होंगे। यह कथन किसका हमसे पूछा गया है? तो पहला ऑप्शन में हमारा दिया गया लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा हमारा दिया गया लॉर्ड मैकाले दिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो लॉर्ड मिंटो है। लॉर्ड मिंटो ने ये वाक्य कहा था। और ये वाक्य किस संबंध में कहा था? सांप्रदायिक निर्वाचन, जब 1909 के अधिनियम में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, 1919 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन का जब सर्वप्रथम प्रावधान किया गया था, तो जो मिंटो उन्होंने मार्ले को उन्होंने ऐसा कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसके फल भी भीषण होंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में उन्होंने उन्हें लिखा था। तो हमारा होता है 5वां प्रश्न। हम चलते हैं 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न हमसे कहता है कि साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 30 जून 1928, 30 जून 1930, 30 जून 1931, 3 फरवरी 1928। ये हमारे ऑप्शन में दिया गया है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को सौंपी थी, प्रस्तुत की थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट। साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? हम इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन हुआ था। ये एक 7 सदस्यीय आयोग था। और इस आयोग का गठन क्यों किया गया था कि जब 1919 का जो अधिनियम आया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें एक ये भी प्रावधान था कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेगा कि इसकी प्रगति कितनी हुई है, इस अधिनियम के थ्रू भारत में कितनी प्रगति हुई है, इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जा रहा था। लेकिन समय से पहले 1927 में ही ये आयोग गठित हो गया था। 1927 में ये आयोग गठित हुआ था, परंतु इस आयोग में जो 7 सदस्य थे वो केवल और केवल अंग्रेजी सदस्य थे, इसमें भारतीय कोई नहीं शामिल था। इस वजह से इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और गो बैक साइमन के नारे भी लगाए गए। तो इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज लगभग गोरे होते, तो उन्हें श्वेत कमीशन कहा जाने लगा इस बेस पर। और जो ये आयोग था वो 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचा था, जिसका मुंबई में इसका बहुत विरोध हुआ था। गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे। तो ये हुआ साइमन कमीशन के बारे में। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। प्रश्न नंबर 7वां, जैसा कि इस पे दिख रहा है कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें उनमें से नहीं की गई थी? हमें सिफारिशें दी गई हैं, इनमें से कौन सी सिफारिशें उनमें से नहीं की गई थी? तो पहला दिया है सर्वोच्च न्यायालय की तत्कालीन स्थापना, ये तो किया गया था। उसमें बोला गया था कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए तत्काल रूप से। और दूसरा दिया गया औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाए भारत को। और तीसरा दिया गया देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए। देशी रियासतें उसको केंद्र के अधीन लाया जाए और केंद्र को एक सरकार का दर्जा दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा था। मतलब अपनी जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी उनमें ये तीनों ही चीज़ें उन्होंने कहा था। मतलब हमारा ऑप्शन डी नंबर सही है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या सिफारिशें करी थी? तो केंद्र में उत्तरदायी शासन होना चाहिए,
ये सिफारिश उन्होंने की थी। प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, प्रांतों को अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए और मौलिक अधिकार उन्हें दिए जाएं, मौलिक अधिकार लोगों को दिए जाएं। सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली मतलब तत्काल समाप्त करना, ये उसकी एक सिफारिश थी। नेहरू रिपोर्ट के जो विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत किया गया था? तो भारत सचिव बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को यह चैलेंज किया था कि आप संवैधानिक मसौदा खुद तैयार करके दें, हमें खुद ही तैयार करके दें। तो उसके जब उन्होंने ऐसा चैलेंज किया, तब जाके नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को भी पेश किया था। तो हमारा हुआ 7वां प्रश्न। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया था? कंपनी का एकाधिकार जो भारत में था वो पूर्ण रूप से किस चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया था, हमसे पूछा गया है। तो पहला दिया गया है कि 1833 के चार्टर एक्ट में, दूसरा 1853 के चार्टर एक्ट में, और तीसरा दिया गया है 1813 के चार्टर एक्ट में, और भारत शासन अधिनियम 1858 में। किन में ऐसा किया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन है 1833 के चार्टर एक्ट में, ऑप्शन नंबर ए। 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके अलावा और क्या क्या किया गया था, इसके अलावा और क्या क्या किया गया था? तो पहला बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरा है गवर्नर जनरल की परिषद में पारित कानूनों को अधिनियम कहा जाने लगा। अब जो उसमें कानून पारित होंगे उसको क्या कहा जाने लगा? अधिनियम कहा जाने लगा। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो 3 सदस्य थे, अब उसमें एक सदस्य और जोड़ दिया गया, उसको विधि सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य और जोड़ दिया गया था। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 8। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, कृष्णानंद बनाम केरल राज 1973 के बाद में संविधान की उद्देशिका को माना गया। यहाँ कृष्णानंद नहीं है, यहाँ केशवानंद है, आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसलिए केशवानंद होगा। केशवानंद भारती की बात की गई थी। केशवानंद भारती, कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाती है, उसकी वजह से ये गलत हो गया होगा। तो केरल राज्य के संविधान की उद्देशिका को माना गया था। क्या माना गया था? संविधान का अभिन्न अंग, संविधान का अंग। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा माना गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया, मतलब हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होता है। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। मूल आत्मा जब कहा गया तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। बेरूवाड़ी 1960, बेरूवाड़ी जो वादा आया था 1960 में, उसमें कहा गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है। फिर बाद में केशवानंद आए, फिर बाद में गोलकनाथ आए, इस तरह से आते गए, फिर उन्होंने एट लास्ट बोल दिया कि जो संविधान वो उद्देशिका है वो संविधान की मूल आत्मा है। ये फाइनली उनका डिसीजन हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को बार बार बदल रही थी। तो ये हमारा होता है 9वां नंबर प्रश्न। अब 10वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन के मध्य अच्छा संतुलन है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कथन, एक मिनट, तो ये कथन किसका है? तो पहला है आइवर जेनिंग्स, दूसरा है केसी वियर, और तीसरा है ऑस्टिन, और चौथा है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यह कथन किसका है? केसी वियर का। केसी वियर का यह कथन है कि भारतीय संविधान जो है वो कठोरपन एवं लचीलेपन के मध्य अच्छा संतुलन है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया? तो हमारे सामने ऑप्शन है 3 या 4 या 5 या 8, कितने प्रकार की? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। अगर हम उद्देशिका पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है विचार अभिव्यक्ति, लिखा रहता है विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता दी गई। तो पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन भारत की संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन सी नंबर सही होगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12 कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता जो शब्द है वो किस पैराग्राफ में जोड़ा गया था? पहले पैराग्राफ में जोड़ा गया था कि छठवें में जोड़ा गया था कि तीसरे में जोड़ा गया था कि चौथे में जोड़ा गया था, किस में जोड़ा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो छठवा है। छठवें पैराग्राफ में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रथम पैराग्राफ में क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष। समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष जो वर्ड है वो पहले पैराग्राफ में जोड़ा गया था और छठवें पैराग्राफ में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, छठवें पैराग्राफ में ये जोड़ा गया था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक संपन्न हुआ? संविधान को तीन वचन किया गया था। संविधान के 3 बार उसे पढ़ा गया था और उसमें बार बार संशोधन किया गया था जब संविधान बन रहा था। तो पहला वाचन कब से कब तक हुआ था ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला दिया गया है 6 नवंबर से 2 दिसंबर 1948 और 15 अगस्त 1947 से 1 जनवरी 1948 और 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 या 4 से 16 दिसंबर 1949। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ था। आपको यहाँ पर अन्य तथ्य भी लिख लीजिए उसके साथ में कि द्वितीय वाचन कब हुआ था। तो द्वितीय वाचन जो हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तो ये द्वितीय वाचन हुआ था। तृतीय वाचन कब हुआ था? तो तृतीय वाचन कुछ ही दिनों का था, 14 से 26 नवंबर 1949 तक था। 14 तारीख से स्टार्ट हुआ, 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और ये 26 नवंबर तक था। 26 नवंबर को संविधान को अधिनियमित कर दिया गया था और उसे मतलब 26 नवंबर को अपना संविधान तैयार होकर रेडी हो गया था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। 14 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का क्या करना है? हमें चयन करना है। असत्य कथन का चयन करें। तो हम इसे देखते हैं। पहले कथन पहला कहा गया है भारत की संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था क्योंकि हमें पहले से पता था कि 15 अगस्त को देश आज़ाद होने वाला है, उस दिन हम झंडा फहराएंगे, इसलिए पहले ही उसे राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपना लिया गया था। तो ये पहला हुआ। दूसरा है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:4 होता है। 3:4 होता है। तो ये तो गलत है कि 3:4 नहीं होता है। भारतीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है वो 3:4 नहीं होता है, गलत ऑप्शन हो गया। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जो है वो निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं को सभी को ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ये बिल्कुल सही है और ये लास्ट वाला सी नंबर भी बिल्कुल सही है। हमारा गलत ऑप्शन जो है वो है राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। 3:2 होता है। लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:4 नहीं होता है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 14। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 जो दिया गया है, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें पहला दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दिया गया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया गया के.एम. मुंशी और चौथा जो दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही ऑप्शन हमारा है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो थे वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कुछ संविधान की समितियाँ थी जिनके अध्यक्ष आप नोट कर लीजिए। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो सभी को मालूम होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके भी अध्यक्ष थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और रियासत
रियासत समिति के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, चूँकि जल्दी जल्दी बोल दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 1 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1947। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये 7 सदस्यीय समिति थी और संविधान की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थी समिति जो थी। उनके 7 सदस्य जो थे उनके नाम आप नोट कर लीजिए कि उनके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और दूसरा है गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा था गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरा थे के एम मुंशी, और चौथा है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये चौथे सदस्य थे। और 5वें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये जो थे वो 5वें सदस्य थे। और 6वें सदस्य थे BL मित्र। फिर BL मित्र पहले थे, लेकिन बाद में उनके स्थान पर एन माधव राव को कर दिया गया था। एन माधव राव को उनके स्थान पर कर दिया गया था। और जो है लास्ट सदस्य थे DP खेतन पहले सदस्य थे, लेकिन बाद में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनकी जगह पे टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो आप सभी सदस्यों के नाम नोट कर लें, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ये फाइनल जो एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा में लिखा गया है? जो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, वो किस भाषा में लिखा गया? तो गुजराती, बांग्ला, हिंदी और संस्कृत। किस भाषा में लिखा गया? तो आप गा के भी समझ सकते हैं, अगर आपको याद तो होगा ही, सभी को याद रहता है, तो गा के भी समझ सकते हैं कि ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। मूल रूप से इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया था। 24 जनवरी मतलब कि हमारा संविधान जब लागू हुआ था उसके 2 दिन पहले संविधान की एक मीटिंग हुई थी, संविधान सभा की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उसमें राष्ट्रगान को अपनाया गया था और राष्ट्रगीत को भी उसी दिन अपना लिया गया था, है ना। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि किस राष्ट्रपति को भारत रत्न नहीं मिला है? भारत के किस राष्ट्रपति को भारत रत्न नहीं मिला? तो जाकिर हुसैन पहला दिया गया, दूसरा अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और ज्ञानी जैल सिंह। इनमें से किसे नहीं मिला है? तो जो सही ऑप्शन हमारा है ज्ञानी जैल सिंह को भारत रत्न प्रदान अभी नहीं किया गया है। इनमें से जो किया गया उनके नाम जान लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को 1962 में किया गया था, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। और अबुल कलाम आज़ाद को 1997 में किया गया था। 1997 में अबुल कलाम आज़ाद को वो भारत रत्न प्रदान किया गया था। जाकिर हुसैन को 1963 में प्रदान किया गया था। जाकिर हुसैन जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति थे, उनको 1963 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया था 1954 में ही ये भारत रत्न देना शुरू किया गया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके साथ 2 और लोग थे, उनको प्रदान किया गया था। डॉक्टर वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये भी आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिए गए। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार बन गया है? किस अनुच्छेद के तहत यह विधिक अधिकार बना है? तो हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला है 300 का, 300 खा, 305 ग और 300 घ। तो हमारा सही ऑप्शन है 300 का। अनुच्छेद नंबर 300 का के तहत जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसे अब विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो हमारा होता है प्रश्न नंबर 19। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 जो कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। कौन सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव देते हैं? तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तीसरा है राज्य विधान सभा के चुने हुए सदस्य और चौथा हमारा दिए गए राज्य परिषदों के चुने हुए सदस्य। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2,
1 और 2 मतलब लोकसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। 1 और 3 मतलब लोकसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभा के चुने हुए सदस्य। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 मतलब लोकसभा के चुने लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो यही हमारा ऑप्शन सही है कि लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये तीनों ही शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ चुने हुए सदस्य ही शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? वह ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके बाद वह अधिनियम कहलाने लगता है? तो जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए, जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे उस विधेयक पर, और तीसरा है कि प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, और चौथा है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, जो हमारा सही उत्तर है कि राष्ट्रपति जब उसमें अपनी सहमति दे देता है, राष्ट्रपति जब वो किसी विधेयक में सहमति दे देता है तो उसे अधिनियम कहा जाने लगता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होता है? हमारा सही ऑप्शन होता है बी नंबर। बी नंबर हमारा सही ऑप्शन होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है, उस सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसके द्वारा अध्यक्षता की जा रही है? विधानसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा। तो सभी को पता होगा राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। और यही वो व्यक्ति होता है जो राज्यसभा की सदस्य अध्यक्षता तो करता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है, उसका सदस्य ये नहीं होता है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 22। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 हमसे पूछ रहा है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महानियंत्रक, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी और विदेश सचिव। किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 76 में है। अनुच्छेद 76 में भारत के प्रथम विधि अधिकारी न्यायवादी का, महान्यायवादी का वर्णन किया गया। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हमारा होता है 23वां नंबर प्रश्न। अब 24वें पे चलते हैं। 24वां पूछता है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति में कौन सा दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा एवं दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन। किसे जाना जाता है? तो हमारा जो सही ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता था। वो एक अच्छे शिक्षक भी थे, तो इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में ही उन्हीं के ही जन्मदिन को मनाया जाता है। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो संविधान सभा के सदस्य भी थे, संविधान सभा के सदस्य थे तो हमारा होता है प्रश्न नंबर 24। अब प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 जो हमारा दिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 54, 55, 60 और 51 हमको दिया गया है। तो इनमें से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 54 में किया गया है। और आपको जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये तीन स्तर के सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 25। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26वें पर। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत यह संख्या बढ़ा करके 545 कर दी गई थी? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया 44वें संविधान संशोधन, 42वां, 31वां और 35वां। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो 31वें संविधान संशोधन के तहत ये जो संख्या है लोकसभा के सदस्यों की संख्या वो 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। हमारा सही ऑप्शन 31वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1973 में ये हुआ था। 1973 में 31वां संविधान संशोधन हुआ था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है,
लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। दूसरा दिया गया लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। और तीसरा दिया गया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। हमारा सही ऑप्शन बी नंबर होता है। बी नंबर हमारा सही ऑप्शन होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयोजित होता है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयोजित होता है, संविधान संशोधन में इससे संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए आयोजित होता है, या फिर ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उसे करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो सही ऑप्शन हमारा जो है वो चौथा नंबर है। केवल चौथा नंबर है कि ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए जिसमें दोनों सदनों पर क्या हो? मतभेद हो। दोनों सदन अपनी अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहे हों, उसमें मतभेद हो, तो इसके लिए क्या कराया जाता है? संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कराया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे भंग नहीं किया जा सकता, पहला कथन दिया गया है। दूसरा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सबको पता होगा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो इनमें से कौन सा जो सदस्य ऑप्शन है वो हमारा सही है? तो पहला ये भंग नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा ये गलत है। और तीसरा है कि 2 वर्ष, ये भी बिल्कुल सही है। और 25 वर्ष इसकी आयु नहीं होती है, इसकी आयु जो होती है वो 30 मतलब 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष के बाद ही यहाँ जाया जा सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन होता है एक कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 3। 1 और 3 सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 29। 30 में चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? यह किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 15(2), 15(3), 16(5) एवं 18(1) दिया गया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है 15(3). 15(3) अनुच्छेद नंबर 15(3) के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई कि वो स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो स्त्रियों एवं बालकों के विशेष विकास के लिए ये प्रावधान कर सकता है। तो इसके तहत महिला आयोग का गठन किया गया है। महिला आयोग का स्त्रियों के विशेष प्रसूति अवकाश का गठन किया गया है। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं महिलाओं के कल्याण के लिए, और बच्चों के विकास के लिए शिक्षण संस्थाएं, उनके विकास के लिए अन्य संस्थाओं का भी उसका ही स्थापना की गई है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 30। 31 में चलते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया? जैसा कि पहले के लोग अलग अलग उपाधियां, जैसे महाराजा धीराज, ऐसे कर के मतलब अलग अलग राजा, अलग अलग सामंत जो थे वो अपनी अपनी उपाधि धारण करते थे खुद से ही। लेकिन अब ये अंत कर दिया गया, सबको समानता का अधिकार है, इसे अंत कर दिया। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद नंबर 17, 19, 18 एवं 20 किसके तहत किया गया? तो अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। केवल सैन्य उपाधियों एवं राष्ट्रपति को जो उपाधि दी जाती है महामहिम, इनकी उपाधि को छोड़ करके और बाकी सबकी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो पहला हमारा ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्रिटेन। किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। अमेरिका हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो अमेरिका से सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए कि मूल अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार जो है वो हमने अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से अपनी संविधान में लिए हैं। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका उसमें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका विचार हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका के संविधान से लिया था। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी वहाँ से ली गई है। स्वतंत्र
स्वतंत्र न्यायपालिका भी वहाँ से ली गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। लोक जनहित याचिका PIL वहाँ से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। वित्तीय आपातकाल लिया गया है। ये सब आप नोट कर लीजिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकती हैं। तो ये हमारा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर कि शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट टू एजुकेशन, है ना। तो अनुच्छेद 21 दिया गया है, दूसरा दिया गया है अनुच्छेद 21, दूसरा दिया गया है अनुच्छेद 21 का, तीसरा 19 आ, है ना। तो किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 21 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूल अधिकार वर्णित किया गया है। इसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। 21A को जोड़ा गया था, जिसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था। और इसी के क्रियान्वयन के लिए 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम लाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था। क्या हमारा होता है प्रश्न नंबर 33। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। 34 हमसे बोलता है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हमें जीने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार शामिल नहीं, हम मर नहीं सकते, है ना। तो किस वाद में कहा गया था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में, दूसरा है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज, तीसरा विशाखा बनाम राजस्थान और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। तो हमारा जो सही ऑप्शन है कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में यह कहा गया था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है अनुच्छेद 21 के तहत, है ना। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। निम्नलिखित में से संविधान सभा में शामिल महिला नहीं है। कौन ऐसी है जो संविधान में शामिल नहीं थी, संविधान सभा में शामिल नहीं थी? तो संविधान सभा में पहले मैं बता दूं 15 महिलाएं शामिल थी। पहले 15 महिलाएं ही शामिल थी। तो उसमें से सुचेता कप्राण थी, कमला चौधरी थी, लीला राय थी। इंदिरा गांधी उस टाइम पे बहुत छोटी थी, वो उस टाइम पे संविधान सभा में शामिल नहीं थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो महिलाएं थी जो संविधान सभा में शामिल थी, उनके आप नाम नोट कर लीजिए। पहला था विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा है पूर्णिमा बनर्जी, तीसरा है बेगम एजाज रसूल और कुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई और एनी मस्करनी, मालती चौधरी, रेणुका राय और अंबु स्वामीनाथन। दक्षिणायनी बेलायुधन। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि पूरा ये जो स्क्रीन है पूरा भर जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं इसको बोलते जा रही हूँ, आप इसे पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसने कहा था गुलामी का अधिकार पत्र? तो हमारा सही ऑप्शन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा था। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 36। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन ये तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। हमारा सही ऑप्शन बी नंबर होगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम पर समिति और चौथा हमारा जो दिए गए याचिकाओं पर समिति। जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है वो संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य क्या लोकसभा से शामिल होते हैं। जो 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से शामिल होते हैं। संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष मई से इसका कार्यकाल स्टार्ट होता है और 30 अप्रैल तक होता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं
गिरीश भालचंद्र, श्री गिरीश भालचंद्र जो है, गिरीश भालचंद्र जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो अंतर्गत सम्मिलित है, तो हमें नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। तो हमें पता है कि चौथा नंबर जो है धर्म परिवर्तन कराना, अगर कोई और धर्म परिवर्तन कराता है तो वो गलत है, वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक भी है। तो हमारा चौथा ऑप्शन गलत है, मतलब कि चौथे को छोड़ करके सभी सही हैं, पहला, दूसरा एवं तीसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है ना, क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, इसमें हम देख लेते हैं पहले। तो मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, सामाजिक न्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा में खोज की भावना का विकास, व्यक्ति एवं समूह क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना, मूल कर्तव्य में कौन कौन शामिल है ये हमें बताना है ना। तो मूल कर्तव्य में कौन कौन शामिल हैं, तो 1 और 2, केवल 1 और 2 मिश्रित समृद्धि की विरासत की रक्षा एवं सामाजिक न्याय, ये है कि केवल 2 शामिल है, या फिर पहला, तीसरा और चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी शामिल हैं। तो हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, पहला, तीसरा और चौथा। सामाजिक न्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा ये राज्य का कर्तव्य है, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं, ये राज्य का कर्तव्य है। अब प्रश्न नंबर 41 पर चलते हैं। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विस्तार, त्रिपुरा का विशेष दर्जा देने का अधिकार, मतदान के लिए पात्रता की बढ़ती आयु के प्रावधान, राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान। तो हमारा जो सही ऑप्शन है राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान, इसका 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान है, और ये 1985 में ये लागू की गई थी। तो ये हमारा होता है। अब अन्य प्रश्न अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाने संबंधी प्रावधान किस देश से प्रेरित है? किस देश से यह प्रावधान लिया गया है? तो अमेरिका से, या फ्रांस से, या ब्रिटेन से, या ऑस्ट्रेलिया से। हमारे सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? तो फ्रांस से यह प्रावधान लिया गया। फ्रांस से तदर्थ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने का प्रावधान लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है वो 200 नहीं 127 अनुच्छेद 127 में किया गया है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 127 में किया गया है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से इसकी नियुक्ति की जाती है, और इसकी योग्यता जो होती है कि उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो उन्हें नियुक्त किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त ही क्यों किया जाता है, यह प्रश्न तो सबसे पहले आता है मन में कि क्यों नियुक्त किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है, गढ़पूर्ति से कम हो जाती है, तो हम गढ़पूर्ति को पूरी करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय है उनमें से किसी एक न्यायाधीश को सेलेक्ट करते, जितने भी चाहिए है उनको सेलेक्ट करके हम सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं और उन गढ़पूर्ति वापस पूरी की जाती है। तो इसके लिए उन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तदर्थ न्यायाधीशों की, अनुच्छेद 127, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है? पुनर्वलोकन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 141, 140, 138 और लास्ट वन हमारा दिया गया कि 137। तो हमारा सही ऑप्शन है अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अपने निर्णय एवं आदेशों का पुनर्वलोकन का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, वो अपने जो भी निर्णय पूर्व में दे चुका है उसमें परिवर्तन कर सकता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। प्रश्न नंबर 44 कहता है कि अनुच्छेद 25 में प्रत्यभूत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता।
तो इनमें से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन हमारा सही है कि धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। 45वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य को किन अधिकारों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है? अगर कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उसको किस आधार पर हम प्रतिबंधित कर सकते हैं? तो पहला है दिया हुआ है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, अगर ये तीनों में से एक या तीनों खराब हो रहे हैं, तो खराब हो रहे हैं मतलब इनका उल्लंघन हो रहा है, ये नहीं हो पा रहे हैं, तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसे तब तक प्रतिबंधित किया जा सकता है, राज्य उसमें प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। 46 जो हमारा प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कौन सा अधिकार है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है किसी देश के किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार, तीसरा है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये नागरिकों, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, जो भारत से बाहर के भी हैं उनको भी उपलब्ध है। जो रिट हमारी दी गई है 5 प्रकार के रिट, वो सभी को उपलब्ध है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। प्रश्न नंबर 47, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? तो मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता उन्मूलन, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, या कारखाना और खदानों में बच्चों का नियोजन। तो इसमें हमें कूट दिया गया है कि पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा एवं चौथा, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमसे पूछ रहा है। और दूसरा दिया गया है दूसरा, तीसरा एवं चौथा, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, और केवल 1 और 4, और दिए गए चारों सभी। तो कौन सा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है सी नंबर के पहला और चौथा, मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी का निषेध, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ये हमारा जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पर कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से किस प्रकार वो भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय सरकार के लिए है, मौलिक अधिकार राज्य सरकारों के लिए, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, नीति निर्देशक संविधान का अंश नहीं है, जबकि अधिकार हैं, ऐसे ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों ही संविधान का अंश है। संविधान में दिए गए नीति निर्देशक परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है एवं अधिकार परिवर्तनीय है। मतलब नीति निर्देशक के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, है ना, कि ये पूरे नहीं हो रहे इसके लिए हमको न्यायालय जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अधिकार अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, प्रवर्तनीय है ये। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ये इस आधार पर इसके आधार पर ये मौलिक अधिकारों से भिन्न है नीति निर्देशक तत्व। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया? तो पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, मुफ्त कानूनी सलाह, और जो चौथा हमारा दिया गया है कि गोवध का निषेध। तो मुफ्त कानूनी सलाह जो है उसको बाद में जोड़ा गया। बाद में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 39 का को जोड़ा गया, मुफ्त कानूनी सलाह 39 का को जोड़ा गया है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 49। हम प्रश्न नंबर 50 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं? तो लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना एवं उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन सा जो अधिकार कर्तव्य है वो शामिल नहीं है? तो पहला लोक चुनावों में मतदान करना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो पहला हमारा सही ऑप्शन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, दूसरे प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 51 कि संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 93वें, 71वें या 21वें या 63वें? किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 22 भाषा की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया गया था? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा
15वीं मूल रूप से 14 भाषाएं थी, मूल रूप से 14 भाषाएं जो संविधान में थी। तो उसके बाद 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1967 में हुआ। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में कौन कौन से संविधान संशोधन हो चुके थे? 71वां संविधान संशोधन 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। और फिर उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो ये 4 लैंग्वेज को शामिल किया गया था। अब टोटल कुल मिला के वर्तमान में 22 भाषाएं, 22 संवैधानिक भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में स्थित हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 51 होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। प्रश्न नंबर 52 हमसे जो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? तो तीसरी अनुसूची, 5वीं, 4थी एवं 6वीं अनुसूची किस में दिया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या दिए गए हैं? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण दिया गया है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होता है प्रश्न नंबर बी। प्रश्न नंबर 53 पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा था, या मूल अधिकारों को, या केवल अनुच्छेद 32 को, या केवल अनुच्छेद 68 को? किसे कहा था? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है उन्होंने अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा उन्होंने कहा था। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वो जो मौलिक अधिकार है उनके रिट से संबंधित है। रिट दी गई है, अगर किसी को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है ना। तो ये रिट से संबंधित है, ये मौलिक अधिकार। तो ये हमारा होता है। अब नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मुझसे पूछते हैं 104वां संविधान संशोधन में क्या परिवर्तित किया गया? 104वां संविधान संशोधन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, लोकसभा में मनोनीत सदस्य के प्रावधान को समाप्त कर दिया, ग्राम पंचायत में मनोनीत सदस्यों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, नगर पालिका में मनोनीत सदस्यों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो ये इस प्रश्न से संबंधित डिस्कशन जो है वो डेली जो क्विज आते हैं उसमें मैंने बताया हुआ था। तो इसका जो है कि लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस जो मनोनीत किए जाते थे, उनके उस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया। तो हमारा कौन सा होता है प्रश्न? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही ऑप्शन होता है। 2019 में इसे खत्म कर दिया गया एवं 2020 से ये जो संविधान संशोधन है ये प्रभावी हो गया था। ये संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से प्रभावी हो गया था। तो हमारा होता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूमि सुधार खालिस्तान के विषयों के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची मतलब सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। जो ये विषय हैं ये राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनका ये किस में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में इन सभी को वर्णित किया गया है। संघ सूची में जो वर्तमान में विषय है वो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। 52 विषय वर्तमान में शामिल, ये सब वर्तमान की संख्या है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 55। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 56 पर कि पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और लास्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है अवशिष्ट सूची, किस में सम्मिलित है? तो सही ऑप्शन हमारा होता है कि राज्य सूची में पंचायती राज को शामिल किया गया है। राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल किए गए? तो हम ये पूरा देख लेते हैं एक बार कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल। तो पहला है पुलिस व्यवस्था, पुलिस को राज्य सूची में शामिल किया गया है ना, जैसे MP पुलिस भी होती है ना, केंद्रीय पुलिस भी होती है। लोक व्यवस्था को शामिल किया गया है, लोक स्वास्थ्य को शामिल किया गया है, स्वच्छता एवं भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि एवं गैस, इसको शामिल किया गया है। राज्य की सूची में शामिल किया गया है। इसे आप नोट कर लें ताकि कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आपसे बन जाए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है ना? तो अनुच्छेद 137, 129, 140 और
123। तो कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है? तो 129। अनुच्छेद 129 जो है, 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी घोषित करता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो अपने निर्णय देगा वो उसके सबकी एक बेंच बना के रखा रहेगा, उसको अभिलेख बना के रख देंगे, ताकि अगला अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो उसे उसी आधार पर सॉल्व कर सके, बाद में उसे विचार करने की जरूरत ना हो, जैसा पहले निर्णय दिया था उसी में विचार करके उसके आधार पर निर्णय दे सकें। तो अभिलेख न्यायालय हमारा हुआ। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो हमने पहले भी डिस्कशन पहले क्वेश्चन में भी किया था कि जनहित याचिका की शुरुआत किस में हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में शुरुआत भी हुई थी। हमारा जो संविधान है वहाँ भी अमेरिका से ही ली गई है, तो अमेरिका हमारा सही ऑप्शन होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 59 बोलता है भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है, किससे संबंधित है? जनहित याचिका से, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता, किससे संबंधित है जनहित याचिका? एक मिनट, न्यायिक सक्रियता यहाँ पास पूछा गया, तो जनहित याचिका से संबंधित है। जनहित याचिका जब लगाई जाती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है या कोई भी न्यायालय है, उच्च न्यायालय भी हो सकता है, तो वो स्वतः संज्ञान ले लेता है ना, किसी एक ग्रुप की, किसी एक बड़े समुदाय की वो मांग होती है जनहित याचिका में, तो ये स्वतः संज्ञान लेता है, मतलब न्यायिक सक्रियता दिखाते हैं। भारत के जो न्यायालय है वो न्यायिक सक्रियता इससे संबंधित है, जनहित याचिका से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 60 हमसे पूछ रहा है वोहरा समिति खालिस्तान के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। राज्यपालों की नियुक्ति, राजनेताओं का अपराधीकरण की साठगांठ, पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, किसके लिए बनाई गई थी वोहरा समिति? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। प्रश्न जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन है कि राजनेताओं अपराधियों की साठगांठ के लिए से साठगांठ की जांच करने के लिए कि कितनी गठजोड़ है ना, उसके अध्ययन के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो ये समिति कब बनाई गई थी? तो 1953 में। जो वोहरा थे वो भारतीय गृह सचिव थे, NN वोहरा। NN वोहरा वो पूर्व भारतीय गृह सचिव थे। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 61 पे चलते हैं। भारत की व्यापार नीति क्या है? भारत की व्यापार नीति क्या है? निर्यात में वृद्धि करना, आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि। तो सही ऑप्शन है हमारा आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात में वृद्धि। आयात प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? मतलब आयात जो हम कर रहे हैं ना, सपोज दैट कि हम पेट्रोलियम का आयात कर रहे हैं ना, पेट्रोलियम का कर ही रहे हैं आयात, तो वो तो सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। तो पेट्रोलियम का आयात हम नहीं करेंगे, जबकि हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक वाहन चला दें, है ना, हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऐसा कुछ चला दें ताकि हमारा पेट्रोल बच जाए, या फिर गैस का जो हम आयात कर रहे हैं वो भी बच जाए, है ना। तो ये सब आयात प्रतिस्थापन, किसी ऐसी चीज़ से प्रतिस्थापित कर देना जो हमारे यहाँ इजिली उपलब्ध है ना। और निर्यात वृद्धि, अपने यहाँ का जो सामान है उसे हम बेच दें, मतलब निर्यात कर दें, तो हम निर्यात करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। और आयात, अगर जो हमारा आयात हो रहा है उसे हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा, है ना। तो जो भारत की व्यापार नीति है वो आयात प्रतिस्थापन एवं आयात निर्यात वृद्धि में से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। 62वां हमसे पूछ रहा है जुलाई 1951 में घोषित नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य का लक्ष्य है, क्या उसका लक्ष्य है? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी, है ना। तो 1951 में तीनों ही हुए थे, है ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी आपको पता ही हुआ, है ना। तो उपयुक्त सभी, तो सभी इसका लक्ष्य है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, तीनों ही इसका औद्योगिक नीति लास्ट टाइम जो घोषित की गई थी, आखिरी औद्योगिक नीति 1991, ये तीनों से ही संबंधित है। अब हम नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरी योजना का मॉडल किस प्रारूप पर आधारित है? दूसरी योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल, सोलो मॉडल, हेराडोमाल और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसका मॉडल जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्रश्न नंबर 63वां राजकोषीय नीति का संबंध किससे? आयात निर्यात, सार्वजनिक राजस्व व्यय और मुद्रा जारी करना, जनसंख्या नियंत्रण, किससे संबंधित है यह? तो हमारा जो सही ऑप्शन है सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय, इससे संबंधित, सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय से संबंधित है। भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? तो हमारा जो ऑप्शन है 1851
1872, 81 और 1901 कब कराई गई थी? 1872 सबको पता है। 1872 में जो प्रथम जनगणना कराई गई थी। लेकिन उसके बाद एक निश्चित अंतराल पर, जो 10-10 साल के अंतराल पर जब जनगणना स्टार्ट की गई थी, तो 1981 में 10-10 साल के अंतराल पर जनगणना शुरुआत की गई थी। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना है वो 1951 में कराई गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना करने की मुख्य विधियों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधियों के माध्यम से किया जाता है? 4, 5, 6 और 3। तो हमारा सही ऑप्शन है 3। 3 विधि। तो कौन कौन सी विधि हैं, ये आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियाँ हैं। पहला उत्पादन विधि है ना, और दूसरा है आय विधि, और तीसरा है व्यय विधि, है ना। तो ये 3 विधियाँ जो हैं वो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ हैं, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियाँ हैं, है ना। राष्ट्रीय आय को हम एनएनपी के माध्यम से ही मापते हैं। अगला प्रश्न यही है, राष्ट्रीय आय कहलाती है बाजार मूल्य पर एनएनपी, साधन लागत पर एनएनपी, बाजार मूल्य पर एनडीपी, साधन लागत पर एनडीपी। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो साधन लागत पर एनएनपी, साधन लागत पर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का यहाँ पर मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो हमारा प्रश्न नंबर 67 होता है। हम प्रश्न नंबर 68 पर चलते हैं। राष्ट्रीय एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के मतलब बड़े लेवल पर जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि श्रम अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो हमको पता है कि हम इसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर रखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, जो समष्टि का अर्थ होता है वो होता है बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा, है ना, बड़ा एवं व्यापक। इसका अर्थ होता है व्यापक। जब हम किसी अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्र का जो है अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, तो जब हम उसके छोटे क्षेत्र को अध्ययन करते हैं, मतलब किसी एक क्षेत्र को, मान लीजिए बेरोजगारी का अध्ययन कर रहे हैं ना, मतलब छोटे क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, तब हम क्या कहलाते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 69 दिया गया है कि अर्थशास्त्र की किस शाखा में एक व्यक्तिगत इकाई, परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत इकाई, परिवार, ये सब छोटे छोटे क्षेत्र हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का अर्थ क्या होता है, व्यष्टि का अर्थ वैसे भी छोटा होता है। तो छोटे जब क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो हम इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और बड़े क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय का गणना है ये सब किस में आती है, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में आती है। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? खुले बाजार की ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। और आरबीआई की किस नीति की, ये पूछा गया हमसे कि किस नीति का अंग है, तो साख नीति का अंग है। साख नीति, शुल्क नीति और व्यापारिक नीति और प्राकृतिक संसाधन नीति। तो हमारा सही ऑप्शन है साख नीति। साख नीति का जो अंग है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई द्वारा मार्केट में प्रतिभूतियां बेची जाती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में, है ना। जब साख को नियंत्रित करना होता है तब आरबीआई ये नीति अपनाता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन। तो हमारे सामने दिया गया है स्टैगफ्लेशन। एक मिनट। स्टैगफ्लेशन हमारे सामने पहला जो ऑप्शन दिए गए, निर्यात आयात से ज़्यादा होता है ना। दूसरा आयात निर्यात से कम होता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति, अचानक रोजगार में अचानक वृद्धि। तो हमारा जो सही ऑप्शन है मंदी के साथ मुद्रास्फीति, है ना। मंदी के साथ अगर महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, है ना, मंदी भी है और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, है ना। जो स्टैगफ्लेशन होता है इकोनॉमी की वह अवस्था होती है जिसमें आर्थिक तरक्की मतलब आर्थिक विकास की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, विकास कम हो जाता है और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी ऊंचे लेवल पर बढ़ती जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब आर्थिक विकास है वो नीचे जाएगा लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ये ऊपर जाएंगे, मतलब इन दोनों के संबंध में अपोजिट संबंध रहते हैं, है ना। तो ये हमारा होता है स्टैगफ्लेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी थी, है ना। सर्वोत्तम परिभाषा किस आयोग ने दी थी? तो स्मिथ, विल्सन, ब्रटलैंड और विल्होम। तो हमारा सही ऑप्शन है ब्रटलैंड आयोग ने। ब्रटलैंड जो आयोग था उसने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी थी। ये आयोग कब गठित किया गया? तो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका नाम था, इसकी रिपोर्ट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, इसकी रिपोर्ट का नाम था, है ना। तो ये हमारा होता है। प्रश्न नंबर 73 हमसे पूछता है कि मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन नहीं कर सकता, क्योंकि, है ना, क्यों नहीं कर सकता है? तो यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है एवं घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कीमत बढ़ाता है एवं घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। विदेशी मुद्रा में निर्यात एवं आयात की कीमत को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा में निर्यात एवं आयात की कीमत को कम करता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है पहला है कि विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम करता है, निर्यात की कीमत को कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। तो हमारा सही ऑप्शन पहला ये हुआ। जो अवमूल्यन होता है कि वो वैश्विक स्तर पर, है ना, वैश्विक स्तर पर अपनी जो करेंसी है, अपनी जो मुद्रा है उसके मूल्य को कम कर देना, ये अवमूल्यन कहलाता है। भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, 3 बार। ये आपको याद करना बेहद जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 3 बार हो चुका है। कब कब हो चुका है? तो पहला हुआ है 1947 1947 में नहीं हुआ था, 1947 के बाद ये हुआ है ना। तो 1949 1949 और 1966 में हुआ था और 1992 में लास्ट टाइम हुआ था। और तो ये हमारा होता है अवमूल्यन। भारत में अब तक 3 बार किया जा चुका है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 74 पर। किस एजेंसी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डेली जो प्री क्विज आते हैं उसमें भी यह प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न था जिसमें यही आंसर था कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में अनुमान लगाया जाता है। डेली प्री जो क्विज हैं वो आपको सप्ताह में 5 दिन उपलब्ध कराए जाते हैं। उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर होता है, उन्हें भी आप देख लिया करें एवं उन्हें भी लगा लिया करें, कोशिश करें कि उन्हें भी लगा लें। कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो पहला है फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, फारसी। किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, है ना। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब लेखा जोखा लाया गया था पहली बार, है ना, तो उसको चमड़े की थैली मिलाया गया था। इस वजह से इसे बजट कहने लगे कि चमड़े का थैला जो होता है वो बजट इसको बजट शब्द से ही परिभाषित करने लगे अपने बजट को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय क्या है? क्यूबेक, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, न्यू जर्सी। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो ऋण प्रदान करती है। ऋण प्रदान करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक वित्तीय संस्था है जो अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। अब है 77वां, फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन। तो सबको पता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वीवी कुरियन। अगर आपको नहीं पता तो इसे ज़रूर नोट कर लें, है ना। और हरित क्रांति के जनक तो वो भी सबको पता रहता है, स्वामीनाथन, है ना। अब इसके आगे चलते हैं। इससे संबंधित एक अन्य तथ्य भी जान लेते हैं कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। भारत में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि करने के लिए, है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। प्रश्न नंबर 78 है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू पहला है, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। कौन था 1969 में? तो हमारा इंदिरा गांधी सही ऑप्शन है। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, है ना। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया है? तो पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 1955 में एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब दूसरी बार किया गया था 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में लास्ट टाइम 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में जो राष्ट्रीय बैंक है वो उनकी संख्या 12 ही राष्ट्रीय बैंक हैं।
क्योंकि कई कई बैंकों का विलय कर दिया गया इस आधार पर 12 अभी बचे हुए हैं, क्योंकि कई बैंकों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया है, मतलब 3-4 बैंक मिला करके एक बैंक बना दिया गया, तो ऐसा भी किया गया है। इस वजह से 12 राष्ट्रीय बैंक बचे हुए हैं। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है ना? न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है, ये पूछ रहा है। वित्त आयोग, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, कृषि विपणन, नाबार्ड। कौन तय करता है? तो कृषि एवं मूल्य लागत आयोग तय करता है। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी फुल फॉर्म क्या आता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य एक गारंटेड मूल्य है, एक गारंटी है सरकार की तरफ से कि जो किसानों की जो फसल है उसे एक इस मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। सरकार जब खरीदती है तो एक निश्चित मूल्य पर ही खरीदती है, ताकि जो किसानों को है वो घाटा भी ना हो, है ना, किसानों का घाटा भी ना हो, वो उनकी जो फसल है उनमें उनका सही मूल्य मिल सके, है ना। तो हम प्रश्न नंबर 80 में चलते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो शुरुआत है 1901, 2, 10, 11, 5, 6 एवं 7, 8। तो 1900 नहीं, 2005 और 6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की गई थी। ये मिशन शुरू किया गया था उस टाइम पे, है। अब हम 81 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि राशन कार्ड के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ना। तो अंत्योदय कार्ड निर्धन से भी निर्धन लोगों के लिए दिया जाता है। बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए। एपीएल कार्ड अन्य लोगों के लिए दिया जाता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और उपयुक्त सभी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि उपयुक्त सभी, है ना। तो इसमें फिर से चलते हैं कि अंत्योदय कार्ड जो है निर्धन से निर्धन लोगों के लिए दिया जाता है। बीपीएल कार्ड जो है गरीबी रेखा से नीचे के लिए, और एपीएल अन्य लोगों के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 82 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, है ना, काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। 2004 में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई थी। जो देश के 150 पिछड़े जिले हैं उनमें ये लागू किया गया था, है ना। ये पूर्णतः केंद्र द्वारा पोषित कार्यक्रम है। केंद्र पूरी फंडिंग जो है वो केंद्र करता है। आर्थिक क्रियाकलाप के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? वानिकी, पशुपालन, व्यापार, परिवहन, खनन। तो वानिकी, पशुपालन एवं खनन, ये तीनों संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। डेली प्री क्विज में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें आपको समझाया गया था। अगर आप उसे अटेंड करते हैं तो कुछ जो प्रश्न है उसे उसके डिस्कशन से काफ़ी प्रश्न आपको बन सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन लगा लीजिएगा कौन सा होगा? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? 7 से 16, 7 से 16, 7 से 16, 6 से 12, 6 से 14 एवं 5 से 18। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2001-2 में घोषित किया गया था ना। 2001-2 में शुरू किया गया था ये सर्व शिक्षा अभियान, है ना। तो इसका जो उद्देश्य है बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है ना। तो अन्य प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न पर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की जैसा मैं समझा दूँ कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जब किसी काम को करने में मान लीजिए 2 ही व्यक्ति चाहिए, लेकिन उसमें लगे 5 व्यक्ति हैं, तो जो अन्य 3 व्यक्ति हैं उनका तो जो उत्पादन मूल्य है वो तो शून्य हो रहा है ना, क्योंकि इसमें तो 2 ही चाहिए होते हैं, 2 ही काम कर लेंगे तो 5 क्यों लगे हैं। तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। वो जो 3 लोग हैं वो अब भी बेरोजगार है, उनका उत्पादन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। गृहिणियों में बेरोजगारी, ये नहीं है। 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति में बेरोजगारी, ये भी नहीं हो सकता। जिस कार्य में कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्ति द्वारा उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना। हमारा सही ऑप्शन यही है कि जिस काम को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें ज़्यादा व्यक्ति लगे रहते हैं, वो सिर्फ दिखावटी रहता है लेकिन उसका उत्पादन कुछ नहीं होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो यही बेरोजगारी जो है वो हमारे देश में सबसे अधिक है। कृषि में सबसे ज़्यादा ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 86 है कि वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रकाशन किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसका जो है वो प्रकाशन किया जाता है। 1990 से यह प्रकाशन किया जाता रहा है ना। 87वां जो प्रश्न है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के सही तरीके से परिभाषित करता है? जो जीडीपी होता है किसी विशेष वर्ग, विशेष मतलब एक वर्ष के अंतर, एक वर्ष वित्तीय वर्ष के अंतर सभी उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है, कुल मूल्य होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन आप छांट लीजिए कि कौन होता है। तो सभी के द्वारा, किसी को मतलब ऐसा नागरिकों के द्वारा ऐसा नहीं है, कुछ गरीबी रेखा से ये भी नहीं हो सकता है ना, करदाता ये भी नहीं हो सकता है। तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 88वां जो प्रश्न है, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत किन लोगों द्वारा दिए गए कर्ज को शामिल किया जाता है? किन लोगों द्वारा दिए गए कर्ज को? साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त। तो नीचे दिए गए कूट को अनौपचारिक, तो इसमें साहूकार, रिश्तेदार, दोस्त ये सब शामिल होते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा किस कर्ज को शामिल किया जाता है ना? तो इसमें जो दिया गया है लगभग उपरोक्त सभी व्यापारी वर्ग को भी शामिल किया जाता है। व्यापारी वर्ग भी कभी कभी के कर्ज देते हैं। अगर औपचारिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं, है ना, सहकारी बैंक शामिल होते हैं, सहकारी समितियां शामिल होती हैं। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं, औपचारिक क्षेत्र होते हैं। वाणिज्यिक जो बैंक वगैरह होते हैं ये औपचारिक क्षेत्र होते हैं। इसमें गारंटी रहती है कि इसमें जो ऋण है उसकी एक निश्चित दर रहती है, उसी हिसाब से हमको देना पड़ता है। लेकिन ये साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार ये मतलब ये कभी बढ़ा देते हैं या फिर इनमें काफ़ी विसंगतियाँ भी पाई जाती हैं, है ना। तो उपरोक्त सभी हमारा सही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। विश्व व्यापार संगठन मुख्य कार्य क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकास देशों के बीच सीमा ये तो हो ही नहीं सकता, सीमा विवाद का कैसे करेगा, है ना। विकासशील एवं गरीब देशों का विकास हेतु आर्थिक सहायता करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सहकारों के साथ विवाद निपटारा करना। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? तो पहला ही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है ये, है ना, और इसको बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है, बढ़ावा देता है ना। ज़्यादा टैक्सेस मतलब ज़्यादा ऐसी कोई टैक्स वगैरह ना लगे ताकि व्यापार जो है वो प्रतिबंधित हो जाए। तो इसको सरल बनाने के लिए, उदार बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है ना। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? बैंकों का बैंक से मान लीजिए सपोज दैट कि बैंक से हम लोन लेते हैं, लेकिन बैंक किससे लोन लेते हैं, है ना। बैंकों का बैंक कौन है? तो बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों का बैंक है ना। तो आप सभी को पता होगा, लगभग पता रहता है, पर अगर नहीं पता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे आप लिख ही लीजिए अपने नोट, मतलब उसमें नोट कर लीजिए इसे। संवैधानिक तरलता अनुपात, संविधिक तरलता अनुपात SLR के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक किन परिसंपत्तियों को शामिल करते हैं? डॉलर, सोना, प्रतिभूति, रुपया, किसको शामिल करते हैं? तो डॉलर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। डॉलर को शामिल नहीं किया जाता, मतलब बाकी तीनों को शामिल किया जाता है। दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा, जो संविधिक SLR जो है वो SLR जो रहती है वो RBI सभी बैंकों को बोलता है कि ये अपने पास कुछ जो है एक अमाउंट जो है अपने पास खुद ही रखो, रिजर्व करके, है ना, ताकि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जल्दी से ही बैंकों को लोगों को देना है पैसा, तो वहाँ से निकाल के दे सकें। तो SLR वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 18% SLR है। जो अभी आर्थिक समीक्षा आई है उसके आर्थिक जो सर्वेक्षण आया उसके तहत 18% SLR बताया गया है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 पर हम चलते हैं। 92 पूछता है कि निम्नलिखित से वैधानिक पत्र किसे कहते हैं? वैधानिक पत्र किसे कहते हैं? प्राइवेट बंद पत्र, करेंसी नोट, संविधि आवधिक जमा और शेयर, किसे कहते हैं वैधानिक पत्र? तो करेंसी नोट को हम वैधानिक जो वैधानिक पत्र उसे करेंसी नोट को कहते हैं। ये हमारा होता है वैधानिक पत्र। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक बुक है, कौन सी बुक है? वेल्थ ऑफ नेशन जो है ना, आप लिख लीजिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी एक बुक है और इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 94 है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई का प्रयोग किया जाता है। सीपीआई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की माप करने के लिए, कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमत जो है ना किस स्तर पर बढ़ रही है, किस स्तर पर घट रही है, उन्हें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी माप करने के लिए सीपीआई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। नाबार्ड का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? किसानों को फसली ऋण प्रदान करना, भविष्य अनुसंधान, है ना, ग्रामीण रोजगार और कृषि के प्रचार एवं विकास के लिए सुगम बनाना, है ना। तो इनमें से कौन सा नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है? कृषि के प्रचार एवं विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना। कृषि के लिए ऋण जो देता है वो नाबार्ड देता है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक हमारे देश का कौन सा है? तो सबको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारी देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, है ना। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो भी मुंबई है, केंद्रीय बैंक का, आरबीआई का, है। तो हमारा होता है नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार संबंधित है? शिक्षा सुधार, कर संरक्षण सुधार, बैंकिंग संरचना सुधार और योजना क्रियान्वयन। तो हमारे जो नरसिम्हन समिति है वो बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है ना। ये नरीमन समिति, नरीमन कौन थे? तो रिजर्व बैंक के, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। 1991 में, है ना। 1991 में इन्हीं के तहत ये समिति स्थापित की गई थी बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए, है ना। 98वां प्रश्न है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर मतलब किस पर आधारित है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को वर्गीकरण को हम किस आधार पर सेपरेट करते हैं, किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर, कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो होगा वो स्वामित्व किसका होगा? सरकार का स्वामित्व होगा, है ना, शासन का स्वामित्व होगा। लेकिन निजी क्षेत्र पर किसका होगा? किसी एक निजी व्यक्ति का होगा, है ना, किसी निजी संस्था का होगा। तो ये हमारा होता है स्वामित्व के आधार पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, इसका सूचकांक क्या है? निफ्टी है। इसका सूचकांक क्या है? निफ्टी इसका सूचकांक है। भारत में बीमा उद्योग को व्यवस्थित एवं विनियमित करने की और बढ़ावा देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो भारत में बीमा क्षेत्र के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो हमारा सही ऑप्शन हमारा था इरडा, है ना, IRDAI। हाँ, जो इरडा है ना, तो वो इसके लिए जिम्मेदार है, बीमा उद्योग के लिए। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, है ना, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है ना। तो ये हमारा होता है, ये आज के हमारे FLT का डिस्कशन होता है, FLT का। इसके अलावा यह संडे टू संडे आयोजित कराया जाता है। उम्मीद होगा कि आप सभी ने इसे सॉल्व किया होगा, इसका पूरा डिस्कशन लिया होगा और इसके साथ साथ अन्य तथ्य भी नोट डाउन किए होंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। अब फिर मिलते हैं अगले संडे अगले FLT के साथ। यूनिट 7 का अगला FLT होगा। तो तब तक के लिए अब फिर मिलते हैं। और डेली भी क्विज़ आयोजित किए जाते हैं, जिससे आपसे निवेदन है कि डेली वाले भी आप अटेंड करें, ताकि अच्छा आपको इनपुट मिल सके। धन्यवाद आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले संडे।